क्राइम की दुनिया में हमारे सामने बहुत अजीबोगरीब घटनाएं देखने को मिलती हैं। कभी कभी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो हमें और आपको सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या एक आदमी ऐसे कैसे कर सकता है। एक इंडियन आर्मी का जवान अपनी बीवी को 3 दिन तक कुकर में उबालता है और 3 दिन तक कुकर में उबालने के बाद उसे ले जाके एक झील में डाल देता है। नमस्कार दोस्तों, ये घटना हैदराबाद के मीरपीठ इलाके की है। मीरपीठ इलाके में एक इंडियन आर्मी का जवान था जिसका नाम था गोमूर्ति। गोमूर्ति भारतीय सेना में काम करता था। देश के प्रति उसका जो जज्बा था, जो जोश था, वो वही होता है जो हर सैनिक का होता है। 2012 में वी वेकेंटा माधवी से गोमूर्ति की शादी होती है जब वह इंडियन आर्मी में था। शादी के बाद दोनों बहुत खुश थे। शादी के कुछ दिन बाद जब माधवी से उसकी शादी हो जाती है तो गोमूर्ति इंडियन आर्मी को छोड़ देता है। छोड़ने के बाद लोकल में ही वो जॉब करता है। परिवार अच्छा चल रहा था, अपना मकान था खुद मीरपीट इलाके में। और एक दिन डीआरडीओ में वैकेंसी निकलती है और डीआरडीओ में गोमूर्ति अपना इंटरव्यू देता है, अपना जो भी एग्ज़ाम होता है उसको क्वालिफाई करता है और डीआरडीओ में वो चला जाता है। डीआरडीओ के बारे में अगर हम बात करें तो भारत की सबसे शानदार ज़बरदस्त खुफिया एजेंसी है, जो कि बहुत सारे जो हमारे देश में सरकारी विभाग में काम करते हैं उनकी खुफिया तरीके से जासूसी की जाती है कि कहीं पे देश के विरुद्ध कोई काम तो नहीं कर रहे हैं। तो उसमें सिक्योरिटी ऑफिसर के रूप में गोमूर्ति का सिलेक्शन हो जाता है और डीआरडीओ में काम करना शुरू कर देता है। डीआरडीओ में जब वो काम करता है तो बीबी बहुत खुश होती है कि एक अच्छा डीआरडीओ में एक अच्छे ऑफिसर्स के रूप में गोमूर्ति जी काम कर रहे हैं। परिवार में गोमूर्ति और माधवी से 2 बच्चे भी थे। 2 बच्चे भी साथ में रहते थे। और अगर हम माधवी की बात करें तो माधवी की उसकी एक बहन उसी हैदराबाद में ही थोड़ी ही दूर पे वह रहती थी। तो माधवी का भी अपनी बहन के यहाँ आना जाना लगा रहता था। अब बात है 14 जनवरी 2025 की। जिस प्रकार से हमारे यहाँ मकर संक्रांति बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, कई जगहों पे इसे खिचड़ी का भी नाम दिया जाता है, उसी प्रकार से साउथ में पोंगल एक प्रकार का त्यौहार है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ खिचड़ी मकर संक्रांति है, उसी प्रकार से साउथ में पोंगल है। पोंगल भी वहाँ पे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और यह बात कहें कि हमारे नॉर्थ इंडिया से ज़्यादा फेमस साउथ इंडिया में है पोंगल का त्यौहार। वहाँ पे 7 दिन तक एक त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये इतना बड़ा त्यौहार है कि लोग साउथ के अपने जॉब से अपने घर पर जाते हैं, बीबी अपने मायके जाती है, कोई लड़का जॉब करता है तो वो अपने घर वापस आना चाहता है। तो यानी ऐसा कहें कि बहुत धूमधाम से पोंगल का त्यौहार साउथ में मनाया जाता है। अब बात आती है 14 जनवरी 2025 को। 14 जनवरी 2025 को जो पोंगल का त्यौहार है उसको मनाने के लिए माधवी और गोमूर्ति अपने बच्चों को पास में मौसी के घर भेज देते हैं, जो हैदराबाद में ही रहती थी। वो दोनों बच्चे वहाँ पे चले जाते हैं। 14 जनवरी बीत गया, 15 जनवरी बीत गया। अब आता है 16 जनवरी। 16 जनवरी को माधवी अपने मम्मी पापा के पास एक कॉल करती है और मम्मी पापा से लास्ट बात होता है माधवी का 16 जनवरी को। उसके बाद से माधवी का मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। अब माधवी के मम्मी पापा 17 तारीख को गोमूर्ति के पास कॉल करते हैं और गोमूर्ति से कहते हैं कि माधवी से मेरी बात नहीं हो पा रही है, थोड़ा माधवी से मेरी बात करा दो। माधवी का मोबाइल स्विच ऑफ है। गोमूर्ति क्या जवाब देता है? बोलता है कि माधवी थोड़ा सा मुझसे झगड़ा कर ली थी और झगड़ा करने के बाद वो 16 तारीख को घर से निकल गई थी और अभी तक आई नहीं। तो माधवी के मम्मी पापा सोचते हैं कि पति पत्नी में झगड़ा होता रहता है तो बहुत बड़ी बात है नहीं, वापस आ जाएगी। 17 तारीख बीत गया। 18 तारीख को माधवी के मम्मी पापा गोमूर्ति के पास फिर कॉल करते हैं और कहते हैं कि क्या माधवी आई? गोमूर्ति बोलता अभी नहीं आई। तो माधवी के जो मम्मी पापा हैं वह गोमूर्ति से कहते हैं कि मैं आता हूँ और हम चल के मीरपीट जो इलाका है वहाँ के नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर
एक कंप्लेन लिखवाते हैं कि हमारी माधवी गायब हो गई है। तो गोमूर्ति भी तैयार हो जाता है कि आप लोग आइए, हम लोग चलते हैं। तो 18 तारीख को गोमूर्ति के साथ सास ससुर के साथ वह नज़दीक के पुलिस स्टेशन पर जाता है और वहाँ कंप्लेन दर्ज करवाता है कि मेरी वाइफ गायब हो गई है। पुलिस भी इस मामले को बड़ा कैजुअल इसलिए ली कि हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है तो हो सकता है किसी लोकल रिश्तेदार या दोस्त के पास गई हो, वापस आ जाएगी। अब बात 18 चला गया, 19 चला गया, 20, 21, अब आ गया 22 तारीख। 22 तारीख को जब गोमूर्ति और उसके सास ससुर दोबारा पुलिस स्टेशन पर जाते हैं और बोलते हैं अभी तक माधवी आई नहीं, अब जाकर पुलिस थोड़ा सा गंभीर होती है और इस मामले को अपने स्तर से जांच करने का प्लान करती है। पुलिस वहाँ से निकलती है और वहाँ जाती है, जो लोकल सीसीटीवी कैमरे होते हैं उसे खंगालना शुरू करती है। जैसे ही पुलिस सीसीटीवी कैमरे को खंगालती है, 16 तारीख को माधवी घर से बाहर जाती हुई दिखती है और थोड़ी देर बाद माधवी वापस अंदर आती हुई दिखती है। लेकिन 16 तारीख को जब माधवी वापस अंदर घर पे आती है तो दोबारा वह कभी घर से बाहर ही नहीं निकलती। पुलिस को थोड़ा सा इस बात को लेकर संशय होता है कि मामला कुछ गड़बड़ है। सीसीटीवी कैमरा देखने के बाद पुलिस गोमूर्ति को पुलिस थाने पर बुलाती है और उससे पूछताछ करती है। जब पूछताछ करती है तो पुलिस को एक चीज़ नज़र आती है कि जो गोमूर्ति फर्स्ट टाइम में या सेकेंड टाइम में थाने पे आकर जो बातें हमसे कही थी, उसके स्टेटमेंट में अब थोड़े से बदलाव नज़र आ रहे हैं। यानी जो आज वो बोल रहा है, यानी उसकी जो बातें हैं ना, वो कहीं पे भी मैच नहीं खा रही हैं। पुलिस को शंका हो जाता है कि अगर किसी की बीवी घर छोड़कर गई तो उसको एक एक पल एक एक चीज़ें बखूबी याद होंगी, लेकिन ऐसा गोमूर्ति के साथ नहीं है। उसकी बातें बदल रही हैं, बार बार उसके स्टेटमेंट चेंज हो रहे थे। पुलिस अब गोमूर्ति को पकड़ती है और अब अपने स्तर से पूछताछ करती है। जब अपना पुलिसिया रवैया गोमूर्ति के ऊपर चलाती है तो गोमूर्ति टूट जाता है और टूट जाने के बाद जो वह बातें बताता है उसे सुनकर जानकर पुलिस वाले के रोंगटे खड़े हो गए। गोमूर्ति पुलिस वालों को लेकर अपने घर पर जाता है और कहता है कि वो सीसीटीवी में नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि सबसे पहले वो इस बाथरूम में आई थी, घर के बाथरूम में। उसके बाद से बाथरूम से वह किचन में लेकर जाता है पुलिस वालों को। बोलता है उसके बाद मैं इस कुकर में वो आई थी। कुकर में दिखाने के बाद वो लेके एक झील पर जाता है और बोलता है उसके बाद वो इस झील में चली गई थी, तो आपको सीसीटीवी कैमरे में कैसे दिखेगी? इस बात को सुनकर पुलिस एकदम चौंक जाते हैं। गोमूर्ति कहता है कि 16 जनवरी को हमारी माधवी से थोड़ी बकझक हुई इस बात को लेकर कि माधवी गांव जाना चाहती थी अपने मम्मी पापा के पास, और मैं मना कर दिया था। जब इस बात को मैं मना कर दिया था तो उससे हमारा थोड़ा सा झगड़ा हो गया। झगड़ा होने पे मैं उसकी गले पर मेरे हाथ गए और उसका भी जो भी हाथ मुझे मेरे ऊपर डालना था वो मेरे ऊपर डाली और मुझे टोंट मारने लगी। मैं यह सह नहीं सका, मुझे बहुत गुस्सा आ गया था और मुझे गुस्सा इतना तेज आया था कि मैं माधवी का जब मैं गला पकड़ा तो इस प्रकार से गले को दबाया कि माधवी मर गई। मुझे भी उम्मीद नहीं था कि माधवी मर गई। बाद में मैं देखा कि यह वाकई में मर चुकी है। अब मैं एकदम परेशान हो गया। मैं क्या करता, क्योंकि पुलिस मेरे तक किसी भी प्रकार से पहुंच जाएगी अगर मैं इस डेड बॉडी को लेकर बाहर गया। मैं पुलिस वालों से बचना चाह रहा था, मैं अपने रिश्तेदारों से बचना चाह रहा था कि मेरे ऊपर कोई ब्लेम ना आए। मैं इसको बाथरूम में लेकर गया। बाथरूम में लेकर जाने के बाद इसके छोटे छोटे में टुकड़े कर डाला। जब मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े कर डाला तो उसे मैं कुकर में डाल के बॉयल किया, क्योंकि अगर मैं इस डेड बॉडी के इस टुकड़े को घर में रखता तो कुछ देर बाद बदबू आनी शुरू हो जाती और सबको पता चल जाता। इसलिए मैं उसे कुकर में उबालना शुरू किया। कुकर में जब मैं उबाल रहा था तो बहुत सारी हड्डियाँ थी, जो कि हड्डियाँ गल नहीं रही थी। हड्डियों को मैंने मूसर से तोड़ा। मूसर से तोड़ने के बाद उसे मैं मिक्सर जार में पीस डाला। पीसने के बाद मैं इस मांस के बॉयल मांस के टुकड़े और हड्डियों को पॉलीथीन बैग में डाला और पॉलीथीन बैग में डालने के बाद
थोड़ी ही दूर पे एक झील है। मैं वहाँ ले जाके झील के अंदर जाके इस माधवी के शरीर को मैंने पानी में फेंक दिया। उसके बाद वहाँ से आने के बाद मैं पूरे घर की ज़बरदस्त सफाई की, क्लीनिंग की। कहीं पे भी कोई छोटा सा भी टुकड़ा न मिले, कोई मेरे ऊपर शक न करे। मैंने पूरा धुल डाला, कुकर को धुल डाला, सब कुछ मैं साफ़ कर दिया। फिर 18 तारीख को हमारे सास ससुर आए और फिर मैं उनको लेकर आपके पास पुलिस स्टेशन गया। जब पुलिस इस बात को सुनती है तो वह पूरी फॉरेंसिक टीम के साथ, अपने डॉग स्क्वाड के साथ स्थल पर पहुंचती है जहाँ पे माधवी का कत्ल हुआ था। और फिर वहाँ से वह झील में जाती है। झील में गोताखोर भी जाते हैं। लेकिन मैं इस केस में बता दूं कि माधवी का इतना सा भी कोई टुकड़ा, ना तो मांस का टुकड़ा, ना तो हड्डी का टुकड़ा, ना तो घर में कोई फॉरेंसिक टीम के द्वारा कोई भी क्लू नहीं मिला कि माधवी कहाँ गई। पुलिस अगर गोमूर्ति को ले जाके कोर्ट में पेश करती है और उसे सबूत के नाम पर उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, तो कोर्ट से गोमूर्ति को बहुत बड़ी सज़ा नहीं मिल पाएगी, क्योंकि कोर्ट सबूत और गवाह चाहता है, जो कि गोमूर्ति में एकदम जीरो है। न तो डॉग स्क्वाड की टीम, ना तो फॉरेंसिक टीम, ना तो फिर गोताखोर, ना तो झील, ना तो मांस के टुकड़े, ना तो हड्डी के टुकड़े, कोई भी पार्ट बॉडी का बरामद नहीं हुआ। जाहिर सी बात है कि अगर गोमूर्ति के ऊपर केस चला तो गोमूर्ति जल्द ही जेल से बाहर आ जाएगा, क्योंकि कोर्ट में किसी भी पुलिस के इस स्टेटमेंट के बदौलत उसे ज़्यादा देर तक टिका नहीं पाएगा। अंत में उसे जेल से रिहा करना पड़ेगा। एक आदमी, वो भी भारतीय सेना का जवान, अपनी ही बीवी को किस प्रकार से मारने के बाद, कुकर में उबालने के बाद उसे फेंक देता है, यह सुनने के बाद एक बार मन बहुत दुखी होता है कि हमारे देश में भी कितने घिनौने प्रकार के लोग हैं। मेरा यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको बताना है कि जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सजग रहें और आने वाले क्राइम को भांप सकें। इस वीडियो को करते यहीं पे समाप्त। मिलते हैं आपसे अगले किसी नए क्राइम स्टोरी में। तब तक के लिए जय हिंद।